वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर एमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, एमरजेंसी प्रोविजंस यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर से। और इस चैप्टर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से प्रोविजंस हैं संविधान में जो इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, अब जो हमारी इमरजेंसीज होती हैं वो कितने टाइप की होती है ये चीज़ हम देखेंगे। बेसिकली 3 टाइप की होती हैं इमरजेंसी, नेशनल, स्टेट और आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो इसी के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फिर राइट्स हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स की इमरजेंसी के टाइम पे वो कौन कौन से हैं जो नए इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो इम्प्लीमेंट होते हैं वाइल इमरजेंसी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, देखो इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन पार्ट 18, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स 352 टू 360। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो इमरजेंसीज के प्रोविजंस हैं, ठीक है, मतलब कि अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो हमारी इमरजेंसी को लेकर जितने भी बातें लिखी हुई हैं वो किस आर्टिकल में लिखी हुई हैं, वो आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक में लिखी हुई हैं। कौन से पार्ट में? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18th में। ठीक है, पार्ट 18th में। चलो अब आगे देखते हैं। इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि इमरजेंसी के दौरान क्या हो जाता है कि इमरजेंसी के दौरान जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, हमारे पार्लियामेंट्री का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली यूनिटरी में चेंज हो जाता है। ठीक है, फेडरल क्या होता है लास्ट वीडियो में बता रखा है, और यूनिटरी क्या होता है ये भी बता रखा है। देखो मोटा मोटा बता देता हूँ। देखो फेडरल होता है कि जिसमें पावर 2 ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं। तो हमारे यहाँ पे पावर किस में डिवाइड है? नॉर्मल डेज में हमारे यहाँ पावर डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, लेकिन जब इमरजेंसी लग जाती है तो वो यूनिटरी हो जाती है, मतलब कि हर जगह प्रेसिडेंट की चलती है। ठीक है, खाली सेंटर के पास पावर होती है, सेंटर जो कराएगा वो होगा। ठीक है, तो सिंगल पावर, यूनि मतलब सिंगल। ठीक है, तो खाली सेंटर के पास पावर होती है इमरजेंसी के दौरान। वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट। ठीक है, तो देखो इमरजेंसी के दौरान क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई हम अमेंडमेंट नहीं करते, बस हम एक अध्यादेश पारित कर देते हैं प्रेसिडेंट साहब की इमरजेंसी लग गई है, और तो जो ऑटोमेटिकली जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है वो हमारा यूनिटरी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं लाना पड़ता संविधान में। ठीक है, वही बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया रेफर्स टू द पीरियड ऑफ गवर्नेंस प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग सर्टेन क्राइसिस सिचुएशंस अंडर द एविडेंस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स। देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि इमरजेंसी के दौरान, ठीक है, इमरजेंसी के दौरान जो स्टेट होती हैं, जो इंडिया की जो स्टेट्स हैं, रेफर टू द पीरियड ऑफ गवर्नेंस ऑफ प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब कि वो किसके दौरान चलेगी, वो किसके हिसाब से चलेंगी, फिर वो जो प्रेसिडेंट सर जो बोलेंगे या फिर प्रेसिडेंट साहिबा जो बोलेंगी उसी के हिसाब से जो आपकी स्टेट है वो उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अपने हिसाब से कोई कुछ काम नहीं कर सकती वो। ठीक है, मतलब कहने की बात ये है कि सारी की सारी पावर किसके पास चली जाती है? प्रेसिडेंट सर के पास, प्रेसिडेंट साहिबा के पास। ठीक है, स्टेट की भी। अब जो प्रेसिडेंट सर बोलेंगे वही स्टेट लोग करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। ड्यूरिंग सर्टेन क्राइसिस सिचुएशंस अंडर द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, और किसकी एडवाइस में काम करते हैं प्रेसिडेंट सर? कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब कि पीएम और उनके मंत्री दल 5 6 7 जो होते हैं उसे बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, जो 7 8 मिनिस्टर होते हैं पीएम के साथ वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट सर को कि ऐसे ऐसे करना है, देखो इस स्टेट में ऐसे करते हैं, तो आप ऑर्डर पास करते रहो, बाकी हम आपको बता ही रहे हैं ऐसे ऐसे कर दो आप। ठीक है, तो इनकी एडवाइस पर प्रेसिडेंट सर अपना अध्यादेश पारित करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो सॉरी ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या बोल रहे हैं कि जो भारत का संविधान है वो यूनिटरी प्लस फेडरल स्ट्रक्चर दोनों है, यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। मतलब कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम सारी पावर सेंटर को देते हैं जैसे कि हमारा इमरजेंसी के दौरान होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा सिस्टम लगा हुआ है? यहाँ पे हमारा यूनिटरी सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल डेज की तो वहाँ पर क्या होता है कि पावर डिवाइड होती है सेंटर पे और प्लस सेंटर के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर डिवाइड होती है, तो ये होता है हमारा फेडरल। तो यही हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर जी बोल रहे हैं कि जो हमारा संविधान है वो हमारे देश को, मतलब हमारे देश में ये चीज़ है, हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि हम यूनिटरी भी लगा सकते हैं एज वेल एज फेडरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। इन नॉर्मल टाइम्स
वर्क एज अ फेडरल सिस्टम। वही मैंने जो बोला कि नॉर्मल दिनों में हम फेडरल की तरह काम करते हैं, फेडरल सिस्टम का इस्तेमाल करके, मतलब कि पावर सेंटर और स्टेट में डिवाइड होती हैं। लेकिन अगर बाय चांस इमरजेंसी लग दिया, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि नॉर्मल डेज में इमरजेंसी लग रही है, नहीं ऐसा नहीं होता ना। तो कभी याद ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगी कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, कि इमरजेंसी लग जाती है उस दौरान, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं, चलो। अब देखो इमरजेंसी कितनी टाइप की होती है ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पर इमरजेंसी होती है हमारी तीन टाइप्स की। कितनी टाइप्स की? तीन टाइप्स की। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है आपकी नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद होती है आपकी स्टेट इमरजेंसी, और लास्ट में होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मैंने पीछे बता भी रखा है जब हमने पिछले बिल वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चलो। अब देखो एक एक करके इनमें इनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं अभी, उसके बाद इनमें डिटेल में हम पढ़ेंगे। देखो मोटा मोटा समझ लो कि नेशनल इमरजेंसी कब लगती है और क्या होता है, ठीक है। देखो नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? सबसे पहली तो नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में तब लगेगी जब कोई वॉर की सिचुएशन हो रही हो, ठीक है। ठीक है, वॉर की सिचुएशन कब होगी? जब बाहर से कोई एग्रेशन हो, ठीक है, मतलब कि किसी दूसरी कंट्री ने हमारे पे इन्वेलिड कर दिया, मतलब कि इन्वेडेड हो गए, मतलब कि हमला कर दिया, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान से हमें आए दिन खबर आती रहती है कि उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन करा, ठीक है। तो हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो कभी ऐसा हो जाता है कि ये सिचुएशन धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती वार का रूप ले लेती है, ठीक है, वॉर का रूप ले लेती है। तो उस दौरान हम लगाते हैं, मतलब कि कहने की बात है कि वॉर सिचुएशन में हम नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, या फिर कब एग्रेशन या फिर किसी दूसरी कंट्री ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, ठीक है, या फिर आर्म्ड रेबेलियन हो गया, मतलब कि हथियारों के साथ, ऐसा नहीं बातचीत से बस बोल रहे हैं और ये नहीं, ऐसा नहीं, आर्म्ड रेबेलियन के साथ मतलब हथियारों के साथ, गोला बारूद लेके मिसाइलें विसाइलें दाग दिया और हमला कर दिया बिल्कुल, तब जाके पूरे इंडिया में लग जाती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और कितनी बार लगी है नेशनल इमरजेंसी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अच्छा, अब देखो किस आर्टिकल के अंदर आती है नेशनल इमरजेंसी, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल है जो हमें बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। देखो आर्टिकल 352, ये हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 353, 344 और 358, 359। अब देखो स्टेट इमरजेंसी के बारे में देखते हैं कब लगती है और क्या होती है। देखो स्टेट इमरजेंसी देखो बेसिकली मैं बताता हूँ कब लगती है। एग्जाम्पल देता हूँ कि एग्जाम्पल में देखो आप यूपी का अपनी एक स्टेट है, उसकी अपनी एक गवर्नमेंट चलती है अलग, ठीक है, सेंट्रल जिसे हम क्या बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब यूपी में जितने लोग हैं तो वो क्या करते हैं, बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है उनसे कि सेंटर ने उन्हें कोई काम करने को बोला, ठीक है, कोई लॉ पास करा, उनसे बोला कि आपको इस हिसाब से चलना है, लेकिन जो स्टेट की सरकार है, जो यूपी की सरकार है, वो अपना काम अपनी मर्जी से कर रही है, वो उनके हिसाब से नहीं चल रही है, ठीक है। मतलब कि कहने की बात यह है कि उनके जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रही है, जो उन्होंने उसके लिए बताए हैं उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंट सर ने जो उन्हें ऑर्डर दिया उसे वो नहीं कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि जो सेंट्रल सरकार होगी वो पीएम सर जो होंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो जाएंगे सीधा प्रेसिडेंट सर के बाद, देखो सर ऐसी ऐसी बात है और ये जो स्टेट है यूपी, ये हमारी बात नहीं मान रही, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो है शांति का उल्लंघन से काम नहीं हो पा रहा सही से। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट सर होंगे, ठीक है, जो प्रेसिडेंट सर होंगे आर्टिकल 356 और 357 के तहत यहाँ पे क्या बोल देंगे, यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगा देंगे, मतलब कि कुछ टाइम पीरियड के लिए इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। मतलब कि यहाँ पे किसकी चलेगी? खाली प्रेसिडेंट सर की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। जो स्टेट्स के जितने भी सीएम वगैरह मंत्री दल जितने भी लेजिस्लेचर है सब बैठ जाएंगे यहाँ पे, पार्लियामेंट मतलब सेंटर की सरकार चलेगी, सेंटर कंट्रोल रहेगा कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक कि मामला ठंडा नहीं बैठ जाता, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए इसमें कौन सा आर्टिकल में पता चलता है हमें इसके बारे में, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 357, ठीक है। अच्छा, और स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। स्टेट इमरजेंसी में प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट हो जाता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी में पूरी कंट्री में प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट हो जाता है, लेकिन स्टेट इमरजेंसी में उस पर्टिकुलर स्टेट में ही प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। अब इस देखो इस हम और क्या बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, याद रखना। अब लास्ट में आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब कि वित्तीय आपदा। वित्तीय आपदा कब लगती है? जब देश में पैसों की तंगी हो जाती है, ठीक है, खर्चे बढ़ जाते हैं और जो कमाई के इनकम सोर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, नेग्लेक्ट हो जाते हैं, तब जाके एक देश में लगती है वित्तीय आपदा, ठीक है। देखो ड्यू टू द थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब कि जो इंडिया का, ये बोल सकते हो आप, इंडिया का जो खजाना है, ठीक है, जो सीएफआई है, अब उसमें क्या होगा, उसका जो बैलेंस है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है, और उसमें ऊपर से पैसे डलेंगे नहीं और फिट नहीं हो रहे, बस निकलते जा रहे, तो ऐसा क्या होगा, अभी अब एक आपकी जो गुल्लक है, एग्जांपल देता हूँ, आपकी गुल्लक है कोई, आप उसमें पैसे डाल नहीं रहे हो, उसमें से खाली पैसे निकाले जा रहे हो, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि उसका पैसे ही खत्म हो जाएंगे,
ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर ऐसा होता है तो उस टाइम पीरियड में उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देते हैं। तो इस टाइम पीरियड के बीच में ना किसी जो राज्य वो अपना बिल पेश करता है, ठीक है, मना कर देते हैं, और खींचतानी करते हैं सैलरी में इसमें भी, मतलब कि जैसे आपने कोरोना के टाइम पर भी देखा होगा कि जो कुछ सरकारी टीचर्स थे या फिर बैंक में जो लोग थे सरकारी बैंक में, उनकी सैलरीज थोड़ी रिड्यूस होकर आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि उस टाइम पे कुछ काम तो चल नहीं रहा था, ठीक है। जब काम नहीं चल रहा तो पैसे ही नहीं आ रहे, और जब पैसे ही नहीं आ रहे, ठीक है, तो सैलरी कहाँ से दे गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए रिड्यूस करा था थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ये लोग करते, ये गवर्नमेंट के पास पूरे राइट है कि वो रिड्यूस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की ऐसी स्थिति नहीं है उस टाइम पर कि वो आपको पे कर सके पूरी पेमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ है। इन सब के बारे में अब डिटेल से आगे जानते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम नेशनल इमरजेंसी से। तो चलिए चलते हैं। आते हैं नेशनल इमरजेंसी पे। देखो, नेशनल इमरजेंसी मैंने बता दी, ठीक है। आर्टिकल 353 से 359 तक है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले पॉइंट पढ़ते हैं कि ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन मतलब कि कब लगती है भाई नेशनल इमरजेंसी, क्या ऐसे फैक्टर होते हैं कब जाके हमारी जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगती है, इंप्लीमेंट कब होती है, ठीक है। देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी when security of India or a part of it is threatened by war, external aggression or armed rebellion, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अब जो प्रेसिडेंट सर होते हैं या फिर प्रेसिडेंट साहिबा आज के टाइम पे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, बाई चांस कभी ऐसा होता है कि किसी और कंट्री की आर्मी ने हमारे पे क्या कर दिया, हमला कर दिया, ठीक है, आर्म्ड रेबेलियन कर दिया। आर्म्ड रेबेलियन मतलब हथियारों के साथ, ठीक है। तो हथियारों के साथ हमला कर दिया, कहने की बात यह है कि वॉर जैसी स्थिति हो गई। तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट सर हैं वो डिक्लेयर कर देंगे नेशनल इमरजेंसी पूरी कंट्री में, ठीक है। और अच्छा, कब डिक्लेयर करेंगे? जब उन्हें लगेगा कि हाँ, जो भारत की जो क्या है सिक्योरिटी है, ठीक है, उसके जो बॉर्डर्स हैं उसमें पे खतरा मंडरा रहा है, तब जाके जो प्रेसिडेंट सर होंगे वो डिक्लेयर करेंगे, हाँ, नोटिस पास कर देंगे, इमरजेंसी, सब जगह न्यूज़ फैला देंगे कि नेशनल इमरजेंसी लग गई, ठीक है। और अ पार्ट ऑफ इज थ्रेटेंड बाय, या फिर वॉर जैसी सिचुएशन हो, या फिर बाहर किसी देश ने हमला कर दिया हो, या फिर आर्म्ड रेबेलियन। आर्म्ड रेबेलियन वैसे बोलते थे कि जो अंदर से ही, बोलते हैं ना कि अंदर से ही देश को तोड़ने का जो लोग काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी ISI है, ठीक है, ISI ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अंदर से देश को तोड़ने का काम करती है। तो इस तरह की अगर सिचुएशन होती है तब जाके प्रेसिडेंट सर लगा देते हैं नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अब देखो, जो आर्म्ड रेबेलियन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही शब्द है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही शब्द में लिखा हुआ है ये प्रोविजन में, लेकिन रिप्लेस्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आर्म्ड रेबेलियन शब्द को रिप्लेस कर दिया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और इसकी जगह क्या लिखा था, एज पर ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। मतलब कि पहले क्या था, पहले संविधान में लिखा हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन इसे रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया, बिकॉज दिस इज मिसलीडिंग और वैग्योर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मिसलीड कर रहा था लोगों को, और वैग्योर, और सुनने में बहुत अजीब सा लगता था। देखो ना, खुद खुद पढ़ के देखो, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने मुंह से अपने देश की वो कर रहे हैं बुराई, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने इसमें रिप्लेस कर दिया था, और इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह हमने कर दिया था आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दिस टर्म इज टू वेग्योर एंड मिस यूज इन पार्ट्स, ठीक है। अब ये जो टर्म थी इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये बहुत जगह मिस यूज होते था इसका, तो इसका हमने चेंज ही कर दिया भाई। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इशू और promulgate national emergency on the grounds of war, external aggressions, armed rebellion। armed rebellion बेसिकली होता है, देखो जैसे समझ ना आ रहा हूँ समझा देता हूँ। armed rebellion का मतलब होता है कि जब कोई गुट या फिर कोई ग्रुप या फिर कोई कम्युनिटी मतलब कि हमला कर देती है अंदर से ही, हथियार लेके, मतलब विद्रोह कर देती है सरकार के खिलाफ, तब हम उसे बोलते हैं कि आर्म रेबेलियन हो गया भाई, ठीक है, तब बोलते हैं आर्म रेबेलियन। और इमिनेंट डेंजर, इमिनेंट डेंजर मतलब कि एकदम से जो डेंजर आया था, खतरा होता है, ठीक है। वेदर और नॉट देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इशूड बाय हिम और हर, ठीक है। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट सर, कहने की बात वही है कि या तो वॉर की सिचुएशन हो, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर आर्म्ड रेबेलियन। आर्म्ड रेबेलियन मतलब कि देश के अंदर से ही कोई ऐसा इंसान है या फिर कम्युनिटी है जो कि हथियार लेके सरकार के विरुद्ध में हो गई है, ठीक है, उसे बोलते हैं आर्म्ड रेबेलियन। तो इन तीनों सिचुएशन में प्रेसिडेंट सर क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं पूरे देश में। एक्सक्यूज मी।
दिस प्रोविजन कैन वॉज एडिड बाय द 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रोविजन है, ये वाला जो भी मैंने अभी ऊपर पढ़ा ये वाला, ठीक है, ये हमारा जो प्रोविजन है ये ऐड करा गया था। ये स्टार्टिंग में नहीं था, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया अपना, इनिशियली लिख के तैयार कर दिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, हैं, और नवंबर में साइन भी कर दिया, ठीक है, 21 नवंबर 1949 में साइंस 50 में साइंस सुन करके सब कुछ तैयार हो गया। तब ये वाला प्रोविजन नहीं था हमारे संविधान में, लेकिन ये ऐड करा गया है बाद में अंडर आर्टिकल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 38, ठीक है, 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे ऐड करा गया है, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर एक्चुअल occurrence of war or external rebellion or armed rebellion, even if he or she is satisfied that there is an imminent danger। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट सर है वो खतरे से पहले ही, अभी वॉर की सिचुएशन ही है, ठीक है, अभी लग ही रहा है कि हाँ हो सकती है, नहीं भी हो सकती, उससे पहले भी जो हमारे प्रेसिडेंट सर हैं वो लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी देश में, ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि हाँ देश की जो सिक्योरिटी है उस पर खतरा है, देश की जो सुरक्षा है उसको खतरा है, ठीक है, तब जाके जो हमारे प्रेसिडेंट सर हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। When a national emergency is declared on the ground of war or external aggression, it is known as external emergency। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है किस किस कारण से, वॉर के कारण से या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन से, या ठीक है ये कह रहे हैं या तो तब लगे नेशनल इमरजेंसी जब वॉर की सिचुएशन हो, या फिर बाहर से किसी देश ने हम पर हमला कर दिया तब लगे इमरजेंसी, ठीक है। तो इस नेशनल इमरजेंसी को हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल इमरजेंसी लग रही है भैया, दूसरे देश के कारण हमारे देश में इमरजेंसी लग रही है, एक्सटर्नल इमरजेंसी लग रही है, ठीक है। और जब व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है, और जब अंदर से ही देश में, ठीक है, क्योंकि अंदर से कोई कम्युनिटी या कोई ग्रुप ऐसा है जो कि आपकी सरकार के, हमारी सरकार के विरुद्ध में खड़ा हो गया, ठीक है, उसके लिए हथियार उठा लिए, उसके विरोध में हथियार उठा लिए अंदर ही देश में, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कि ये इंटरनल इमरजेंसी है। इंटरनल मतलब कि देश के अंदर ही कोई कमी है, ठीक है, देश के अंदर से ही किसी ना किसी सेक्टर में या फिर आप बोल सकते हो स्टेट में किसी में डिफेक्ट आ गया, या फिर एक कम्युनिटी देश के खिलाफ हो गई, ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी। ये था। अब आगे देखते हैं, इफ इवन इफ इमरजेंसी फर्स्ट इज इन ऑपरेशन, इमरजेंसी सेकंड कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर एक इमरजेंसी पहले से आपके देश में लगी हुई है, ठीक है, तो उसके बावजूद भी आप दूसरी इमरजेंसी लगा सकते हो देश में, ठीक है। ये कौन लेके आया था? ये इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी की सब जब सरकार थी तभी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लेके आए थे। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जब सपोज करो, एग्जांपल देता हूँ कि आपके देश में पहले से इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, आपके देश में पहले लगी हुई है स्टेट नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि हाँ भाई अभी खत्म होने वाली है, तो दोबारा से जब आपकी नेशनल इमरजेंसी खत्म होने से पहले आप उस पर दोबारा ही इमरजेंसी लगा सकते हो, ठीक है। ये है, ये भी एक एक्ट है कि इवन इफ इमरजेंसी वन इज इन ऑपरेशन, भैया एक इमरजेंसी तो पहले से लगी हुई है, ठीक है, इमरजेंसी टू कैन बी डिक्लेयर्ड इन डिफरेंट ग्राउंड्स, ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, कि देखो एक तो लगी हुई है इंटरनल एग्रेशन की वजह से, और एक और भैया बाहर से भी दूसरे देशों ने भी हमला कर दिया, तो दोबारा से वो इंप्लीमेंट हो जाएगी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जो भी इमरजेंसी है वो दोबारा से डिक्लेयर हो जाएगी। दिसंबर 1971, ठीक है। अब देखो एक जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने लगाई थी, ठीक है, तो ये कब लगी थी? 1971 में लगी थी। कब? इंडियन इंडो पाक वॉर के दौरान, ठीक है, मतलब कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, ठीक है, तब जाके ये इमरजेंसी लगी थी, जो चली थी 1971 से लेके 1975 तक, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड इसे बढ़ा दिया गया, ठीक है, इसके खत्म होने से पहले ही इसे बढ़ा दिया गया, 1973 में से बढ़ा दिया गया, और ये फिर चली 1977 तक, ठीक है, 1977 तक चली है। ये किसने बढ़ाया था? ये इंदिरा गांधी जी ने बढ़ाई थी, ये वॉर के दौरान चली थी, ये इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल इमरजेंसी लगाई थी, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक इमरजेंसी पहले से चल रही थी, इसी के साथ साथ एक और इमरजेंसी इसी में ऐड कर दी, ठीक है, तो टोटल इमरजेंसी कब से कब तक की होगी? 1971 से लेकर 1977 तक की इमरजेंसी लगी थी हमारे देश में। तो इस दौरान जो हमारा देश था ना बहुत ही तंगी से गुजरा था, अगर उस टाइम इमरजेंसी ना लगी होती ना तो हमारी जो जीडीपी होती है आज बहुत ऊपर होती, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी से सभी आप देखो ना, कोई काम ही नहीं होगा फिर तो इमरजेंसी लग जाएगी, और जब काम ही नहीं होगा तो पैसे कहाँ से कमाएगा देश, ठीक है, वही चीज़ है। अब आगे देखते हैं, देखो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मतलब कि कौन
लगा कौन सकता है इमरजेंसी, देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी को कौन लगा सकता है। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटिंग रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। देखो कि प्रेसिडेंट सर लगा सकते हैं, यही प्रेसिडेंट साहिबा लगा सकती हैं नेशनल इमरजेंसी, वो भी कब, जब उन्हें रिटर्न लेटर, ठीक है, जब उन्हें रिटर्न रिकमेंडेशन मिलती है, प्राप्त होती है, किसके द्वारा, कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है, मतलब कि पीएम प्लस उनके साथ के 5-6 जो भी 5-6 मेंबर्स होंगे उनके कैबिनेट के, वो ठीक है, जैसे कि होम मिनिस्टर्स हो गए और आपके डिफेंस मिनिस्टर हो गए, जो मेन मेन मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं, उनकी कैबिनेट को बोलते हैं, उन मिनिस्टर के ग्रुप को हम बोलते हैं कि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो पीएम प्लस उनके जितने भी 5 या 6 मिनिस्टर्स होते हैं इन्हें मिला के बोलते हैं कि ये है कैबिनेट मिनिस्टर। अब ये जो रिटर्न रिकमेंडेशन जो मिलेगी इन्हीं मिनिस्टर्स के द्वारा इन्हें मिलेगी प्रेसिडेंट सर को, तब उसे पढ़ के उस पर वो साइन कर देंगे और हाँ ऑर्डर पास कर देंगे, अध्यादेश पास कर देंगे कि भैया आज से देश में नेशनल इमरजेंसी लग रही है, ठीक है। तो खाली एक ही पर्सन लगा सकता है, प्रेसिडेंट सर, वो भी कब, कैबिनेट मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है। अर्लियर देखो पहले क्या होता था 1978 में, 1978 से पहले क्या होता था, मतलब कि ये बात कर रहे हैं 1978 से पहले की। देखो तो पहले क्या होता था कि इंदिरा गांधी विदाउट कंसल्टिंग एनी कैबिनेट, तो पहले देखो क्या होता था जब इंदिरा गांधी जी नहीं थी तो उनका क्या होता था, जब वो वोट क्या बोलते हैं, जब इलेक्शन जीती थी तो उन्होंने कुछ तिकड़म लगाया था अपना ना, दिमाग का इस्तेमाल करके वो जीती थी, तिकड़म करके, मतलब कि 2 नंबर का कुछ काम करके वो जीती थी इलेक्शंस। तब उन्होंने देखा कि भाई वो तो पकड़ी गई, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंटरनल इमरजेंसी लगा दी, जो अभी ऊपर दिखाया ना मैंने कि 1973 में जो लगाई थी इन्होंने, तो ये इंदिरा गांधी जी ने ही लगाई थी, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके बताना भाई कैसे लगता है सही, कि उन्होंने सही किया था या गलत करा था, ठीक है। तो चलो वो तो बात की बात है, अपने टॉपिक पे आते हैं। इंदिरा गांधी विदाउट कंसल्टिंग एनी कैबिनेट मिनिस्टर इंस्ट्रक्टेड प्रेसिडेंट्स फरकुद्दीन फरकुद्दीन अली मोहम्मद टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अब इंदिरा गांधी जी थी क्या थी, पीएम थी, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे ये थे फरकुद्दीन अली मोहम्मद, तो उन्होंने इन्हें बोला कि आप क्या करो, नेशनल इमरजेंसी लगा दो, ठीक है। तो उन्होंने लगा दी भाई, इन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी। अच्छा फिर क्या बोला, फिर लेके आई जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, फिर वो लेके आई कि 38th अमेंडमेंट एक्ट लेके आई। अच्छा इन अमेंडमेंट में क्या बोला कि मेड डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसे जुडिशियरी से अलग रखा जाए, कि जो भी इमरजेंसी लगेगी, जो भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी उसमें जुडिशरी किसी भी तरह से इंटरफेयर ना करे, ठीक है। जबकि तो जुडिशरी का काम ही ये जुडिशियल रिव्यू करना, लेकिन ये अमेंडमेंट के अंदर लेके आ गए कि नहीं, आपके पास ये राइट नहीं है, जुडिशरी के पास ये राइट नहीं है कि वो नेशनल इमरजेंसी के अंदर घुसे, उसमें उसमें अपनी टांग अड़ाए, ठीक है। ये इंदिरा गांधी लेके आई थी। अब मुझे कमेंट करके बताना ये सही करा उन्होंने गलत करा, ठीक है। आगे देखते हैं फिर उन्हें, देखो क्या जवाब मिला। अब देखो और फिर ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए जिसमें उन्होंने क्या कर दिया, डिलीटेड दिस प्रोविजन, ठीक है। फिर ये जो प्रोविजन था वो हटा दिया गया, ठीक है, 1900 जब भी आया था, ठीक है। इन मिनर्वा मिल्स केस देखो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड, मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला डिक्लेयर दैट द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड और irrelevant fact to is absorbed और preserved। देखिए क्या बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में ये बोला कि जो नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, ये आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप ये जुडिशियल रिव्यू से हटा रहे हो, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं रख रहे हो, आप जुडिशियल रिव्यूज पे कोई रिव्यू नहीं कर सकते जुडिशरी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जुडिशरी का तो काम ही यही है। अच्छा और ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप क्या करोगे, ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड, कोई गड़बड़ करोगे, इररिलेवेंट फैक्ट, ठीक है, अगर हम उसे रिव्यू ना करें तो आप तो कुछ भी कर दोगे, आप तो अपनी मन की सरकार बना दोगे। क्यों, क्योंकि आपकी तो पार्लियामेंट में क्या है, आपकी तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनी हुई है, आप जो लोग लेके आ जाओगे वो तो आप पास करा ही लोगे, ठीक है, और वो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा ना हो, उसके लिए क्या करा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम आप जो भी लॉ बनाओगे, ठीक है, बनने के बाद वो सीधा डायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू के लिए जाएगा ही जाएगा, आप उसमें अपना इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो टेरिटोरियल एक्सटेंट, ठीक है, मतलब कि जो नेशनल इमरजेंसी
लग सकती है तो वो कहाँ लग सकती है? क्या खाली एक स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, या फिर पूरे देश में ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी? देखते हैं। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल इमरजेंसी विल अप्लाई ऑन एंटायर इंडिया एज अ होल। ठीक है, अब जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो खाली एक स्टेट पे, पर्टिकुलर स्टेट पे नहीं लगेगी, वो लगेगी तो पूरे के पूरे देश पे लगेगी। कौन सी इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी। ध्यान रखना, ये जो भी मैं बातें बता रहा हूँ ये नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है कि भैया ये नेशनल इमरजेंसी जब भी लगेगी वो एक ही बार लगेगी, मतलब कि एक ही बार में जब भी लगेगी वो पूरे 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 देश पे लगेगी। ये नहीं होगी कि देश के किसी हिस्से पे लग गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो क्या लगेगी? पूरे के पूरे देश पे लगेगी, पूरे के पूरे देश पे इम्प्लीमेंट होगी एक साथ में। ऐसा नहीं होगा किसी पार्ट पे लगा दिया एक पर्टिकुलर, ना, पूरे के पूरे देश पे ही एक बार ही में लगेगी। ठीक है, अब देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। इट कैन बी अप्लाइड ऑन एंटायर कंट्री और टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब देखो पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन। देखो कि अब जब ये इमरजेंसी लग जाती है तो ये कब तक चलेगी भाई? हम्म ये जो इमरजेंसी है कब तक लगेगी, और ये क्या इसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ सकता है, और इसे अप्रूवल कौन देगा? ये पढ़ते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बना था, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी विद इन 2 months, ठीक है, इफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट द प्रोक्लेमेशंस विद सिंपल मेजोरिटी इट कैन बी एक्सटेंडेड टिल द इनडेफिनेट पीरियड। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो ये था कि जब नेशनल इमरजेंसी को 2 महीने हो जाते हैं, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के 2 महीनों के अंदर आफ्टर डिक्लेरेशन, जैसे कि डिक्लेरेशन दे दिया आज पीएम सर ने, ओ सॉरी प्रेसिडेंट सर ने आज डिक्लेरेशन दे दिया, तो उसके 2 महीने के भीतर ही अगर ये जो नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोविजन है, ये जो बिल है, ये पास हो जाता है दोनों हाउसेज से सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, तब तो जो ये है नेशनल इमरजेंसी, ये आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए बढ़ा सकते हो। ठीक है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए बढ़ा सकते हो। स्टार्टिंग में था ये टिल द प्रेसिडेंट रिवॉक्स इट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, जब तक कि प्रेसिडेंट से खुद हटा ना दे नेशनल इमरजेंसी को, तब तक कि प्रेसिडेंट खुद ना हटा दे नेशनल इमरजेंसी को अपने कैबिनेट मिनिस्टर से एडवाइस लेकर। ठीक है, तब तक कि जो आपकी ये है ये बढ़ती जाएगी, बस चलती जाएगी इंडेफिनेट पीरियड के लिए, जब तक कि प्रेसिडेंट सर उनकी कैबिनेट मिनिस्टर की एडवाइस पे इसे हटाना दे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे आता है आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। देखो, प्रोवाइडेड फॉर द सेफ गार्ड एंड ऑन इमरजेंसी। ठीक है, कि इस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमें ये भी पता चला कि हमें इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से सेफ गार्ड्स को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या से पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने यहाँ पर 3 प्रोविजन इंसर्ट करे हमारे संविधान में। कौन कौन से देखो, सबसे पहला था अप्रूवल फॉर द प्रोक्लेमेशन नीड्स टू बी एक्सेप्टेड विद इन 1 month बाय बोथ द हाउसेज, ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। कि भाई ये छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, जैसे आप स्टार्टिंग में करते थे कि ये 2 महीने के अंदर पास करा लो, वो भी सिंपल मेजोरिटी से पास करा लो। ठीक है, तो आप इंडेफिनेट पीरियड के लिए इसे बढ़ा सकते हो। नहीं, ये छोटी मोटी बात थोड़ी भाई, आप पूरे के पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ठप करने जा रहे हो। ठीक है, बिल्कुल ठप करने जा रहे हो, बंद करने जा रहे हो बिल्कुल। तो ये छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो आप इसे सिंपल मेजोरिटी से कैसे पास करा सकते हो? ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा सा अमेंडमेंट करा गया है इस पॉइंट में। इस प्रोविजन में क्या बोला गया कि अगर आप प्रोक्लेमेशन करते हो, मतलब कि इमरजेंसी आप लगाते हो, तो आपको जब लगा जाता है, डिक्लेरेशन हो जाती है, उसके 1 महीने के अंदर ही दोनों हाउस से विद स्पेशल मेजोरिटी आपको ये पास कराना पड़ेगा, तब जाके ही आप इसे क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। ठीक है, वंस अप्रूव्ड इट शुड बी एक्सटेंडेड एट द टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। ठीक है, एक बार पास होने पर ये 6 महीने तक वैलिड रहेगा। मतलब कि अगर आपने एक बार स्पेशल मेजोरिटी से पास करा लिया दोनों हाउसेज से, ठीक है, अगर पास हो गया तो उसके बाद जब ये पास हुआ उस दिन से लगाकर अगले 6 महीने तक ये नेशनल इमरजेंसी लगी रहेगी। ठीक है, फॉर अ इनडेफिनेट पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months एट अ टाइम। मतलब एक बार में 6 महीने के लिए लगा सकते हो। उसके बाद अब हर 6 महीने के बाद उसे दोबारा आपको पास कराना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से, तब जाके आप ऐसा करके, मतलब एक बार में 6 महीने, फिर जैसे देखा कि 6 महीने खत्म होने वाले हैं, उसके बाद दोबारा पास करवा लिया 6 महीने के लिए, तो ऐसा करके आप n नंबर टाइम तक बढ़ा सकते हो, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक। ठीक है, अच्छा, तो तीसरा पोजिशन क्या था कि इफ लोकसभा डिवॉल्व बिफोर पासिंग प्रोक्लेमेशंस once it's reconstituted once it's constituted proclamation should be passed within 30 days। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि अगर लोकसभा है नहीं भाई, ठीक है,
लोकसभा है ही नहीं, खाली राज्यसभा काम कर रही है, वो तो अपने सेशन उसका ओवर हो रखा है, वो है ही नहीं अभी, ठीक है, डिसॉल्व हो रखी है अभी तो। पासिंग फ्रॉम प्रोक्लेमेशन, ठीक है, कि पास करने से पहले डिसॉल्व हो जाती है, वंस इट्स रिकॉन्स्टिट्यूटेड, जब ये दोबारा बनेगी, इट्स कॉन्स्टिट्यूट प्रोक्लेमेशन शुड बी पास विद इन 30 डेज। और जब ये दोबारा बन के जब इसके न्यू मेंबर्स आके इसमें बैठेंगे लोकसभा के, तो जो न्यू मेंबर आएंगे सबसे पहला काम उनका यही होगा कि वो 30 दिनों के अंदर सबसे पहले इसी को देखें, इसी बिल को देखें, इसे पास कराएं, जो भी उन्होंने करना है वो करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो फिर क्या है कि प्रोवाइडेड राज्यसभा हैज़ पास द प्रोक्लेमेशन बाय स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, कि तब तक के लिए जो राज्यसभा है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करा ले। 6 months will be counted from the date resolution got approved in the लोकसभा। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अब दोनों से पास हो गया, अगर देखो सबसे पहले तो राज्यसभा से पास हुआ, ठीक है, उसके बाद लोकसभा से भी पास हो गया। अब जब लोकसभा से भी पास हो गया तो उसके बाद 6 महीने तक, 6 महीने के लिए ये समझ लो कि वो हो गया, आपने एक बार पास करा लिया तो 6 महीने के लिए लग सकती है इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद जैसे देखोगे आप 6 महीने खत्म हो गए, तो उसके बाद आपको 1 महीने के अंदर दोबारा से आपको पास करवाना पड़ेगा। अगर पास करवा लेते हो तो दोबारा 6 महीने के लिए कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसे बढ़ा सकते हो फॉर इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, ये चीज़ था। अब आगे देखते हैं, लेकिन पहले कैसे होता था कि पहले आपने कर लिया, एक बार पास करा लिया, उसके बाद जब तक कि प्रेसिडेंट उसे हटा नहीं सकता तब तक वो चलता ही रहेगा। तो अब ऐसा नहीं है, ठीक है, ये थोड़े चेंजेस लाए गए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ध्यान रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आता है रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशंस, ठीक है, रिवोकेशंस ऑफ प्रोक्लेमेशंस कब हटानी है, मतलब कि अब आपने इमरजेंसी लगा दी, नेशनल इमरजेंसी लगा दी, अब इसे हटाएगा कौन और कब हटेगी, भाई ये तो बताओ हमें। अच्छा, तो देखते हैं कौन हटाएगा और कैसे हटेगी और कब हटेगी। देखो, प्रेसिडेंट्स नीड टू इशू अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशंस टू रिवोक। ये क्या बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को नीड्स टू इशू अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, कि जो प्रेसिडेंट साहिबा है और या फिर सर है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, अगर वो चाहते हैं नेशनल इमरजेंसी हट जाए तो वो क्या करेंगे, दोबारा से एक प्रोमलगेशंस अपना क्या करेंगे, भेजेंगे, ठीक है, भेजेंगे, और क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेंस बोलेंगे, ऑर्डिनेंस भेजेंगे, ठीक है, जो क्या होगा कि अब हमारा देश की जो खतरा है वो हट चुका है और मैं आज से नेशनल इमरजेंसी हटाता हूँ, ठीक है, तब जाके जो नेशनल इमरजेंसी है वो हट जाएगी, ठीक है। सच अ प्रोक्लेमेशन डज नॉट नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ठीक है। तो वो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप नेशनल इमरजेंसी लगाते हो तब तो आपको अप्रूवल की जरूरत है, पार्लियामेंट्री के अप्रूवल की जरूरत है, दोनों से पास होना ही चाहिए, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। लेकिन अगर बात होती है हटाने की, नेशनल इमरजेंसी को हटाने की, तब आपको किसी भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ना ही राज्यसभा की ना ही लोकसभा की, ठीक है, ये चीज़ है। आगे अर्लियर देखो, पहले कैसा होता था, पहले होता था कि ओनली काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैव द डिसाइडिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग रिवोकेशन एंड लोकसभा हैड नो से इन इट। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि पहले ऐसा होता था कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है, मतलब कि रूलिंग पार्टी के जो मिनिस्टर्स होते हैं 70-80, जो किसी ना किसी एक स्पेसिफिक टास्क में मिला होता है, हर टास्क के एक वो मेंबर्स होते हैं, मतलब कि जैसे कोई रेलवे मिनिस्टर हो गया, कोई रोड मिनिस्टर हो गया, कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गया, कोई बिजली विभाग से हो गया, ठीक है, तो हर मिनिस्टर को अलग अलग पोस्ट दी जाती है अलग अलग ब्रांच में, ठीक है। तो क्या होता है कि ये होता है हमारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, इन्हें बोलते हैं, ये है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं वो डिसाइड करते थे, वो डिसाइडिंग अथॉरिटी होती थी कि भैया कब हटानी है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और उस टाइम पर लोकसभा उस पर कुछ नहीं बोल सकती थी, ठीक है, लोकसभा में उस पर कुछ नहीं बोल सकती थी, खाली काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर बोल सकते हैं, क्योंकि जबकि लोकसभा में कौन होते हैं, लोकसभा में अपोजिशन पार्टीज के भी लोग होते हैं और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स भी होती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं बाद में क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 44th, इसमें क्या हुआ कि इन्होंने ऐड कर दिया एक और प्रोविजन, क्या बोला, इफ 1/10 ऑफ, ठीक है, 1/10 और 10% ऑफ लोकसभा मेंबर सबमिटेड अ रिटन नोटिस टू स्पीकर। तो क्या बोल रहे हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद से ऐसा होने लगा कि सबसे पहले तो अगर 10% लोग, मतलब कि कोरम है, कोरम क्या होता है, कोरम होता है कि मिनिमम 10% लोग मीटिंग के लिए, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। अच्छा देखो, कोरम को भूल जाओ क्योंकि कोरम तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी खाली इतना ध्यान रखो कि
लोकसभा के कितने मेंबर्स हैं? साढ़े 450 मेंबर्स हैं, ठीक है। टोटल 450 नहीं है, थोड़े से कम है, 2-3 कम है, ठीक है। 433, 400 ऐसी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो ये जो 450 मेंबर है, अब इसका 10% निकाल लो, ठीक है। अब इसके जो 10% होंगे, 10% कितने मेंबर होंगे? जितने भी इसके 10% मेंबर होंगे, अगर वो रिटर्न नोटिस दे देते हैं स्पीकर सर को, ठीक है। स्पीकर कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं इनके हेड, ठीक है। इनको हेड, इनके हेड करने वाले, जो वोटिंग वगैरह को भी देखते हैं इनकी। अच्छा, और टू द प्रेसिडेंट इफ द हाउस इज नॉट इन सेशन, ठीक है। या फिर अगर हाउस सेशन में ही नहीं है, तब वो प्रेसिडेंट सर को दे देते हैं नोटिस, ठीक है। रिटर्न में नोटिस देते हैं, अ स्पेशल सेशन ऑफ हाउस शुड बी हेल्ड इन विद इन 40 डेज, ठीक है। तब जाके जो प्रेसिडेंट सर हैं वो 14 दिनों के अंदर एक सेशन को क्या करते हैं? रिवोकेट करते हैं मतलब दोबारा बुलाते हैं उन्हें, ठीक है। और उस बिल को दिखाते हैं कि हाँ देखो मुझे ये एप्लीकेशन मिली, ये नोटिस मिला है और इस पे इन 10 मंत्रियों ने साइन कर दिया है, तो बताओ इस पर क्या करना है, ठीक है। इफ लोकसभा पासेस इट थ्रू सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। और वो बिल अगर लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, तो फिर प्रेसिडेंट नीड टू रिवोक द नेशनल इमरजेंसी। तो फिर जो प्रेसिडेंट सर होंगे वो जाके नेशनल इमरजेंसी को हटा देंगे। तो कब हटेगी? जब 10, आज के टाइम पे नेशनल इमरजेंसी कब हटेगी? जब लोकसभा के 10% लोग, चाहे फिर वो अपोजिशन पार्टी के क्यों ना हो, ठीक है, खाली 10% मेंबर जो होंगे लोकसभा में, वो उठ के प्रेसिडेंट सर को, या फिर अगर लोकसभा उसमें है, किसमें, सेशन में है, तब वो उठ के स्पीकर को दे दे, ठीक है। और फिर उस बैठक पे बात हो जाए और उसके बाद सबके हाँ सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए वो बिल, ठीक है। तब जाके ये नेशनल इमरजेंसी हट जाएगी, जो प्रेसिडेंट सर हटा देंगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि यार बहुत बड़ा पार्ट हो गया है, ठीक है। इसके बाद मैं इसका दूसरा, इसके बाद इस चैप्टर के मैं 3 पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो अब पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, तो दूसरा पार्ट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके बाय।